डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, मोदी जी के कार्यकाल में चीजें ड्रास्टिकली बदली क्योंकि वो नीचे मिट्टी से आते हैं। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी हैट्रिक लगाई, जैसे कि 52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 3 चुनाव लगातार जो है सो कांग्रेस उनकी अगुवाई में उस वक्त थी। मोदी जी भी ऑलरेडी हैट्रिक लगा चुके हैं 2014, 19, 24। इन दोनों हैट्रिक के बीच भी कोई आप बड़ा फर्क देखते हैं? आप ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे, एक व्यक्ति को काफी वेल फेड रखें, एक को व्यक्ति को आप बिल्कुल कोई सुविधा ना दें, दोनों को कहें कि रेस करिए और वो रेस करने वाला आदमी या सुविधाओं में वो आपकी बराबरी से आगे निकल जाए, आप क्या तुलना करेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी नेहरू की काफ़ी तारीफ की जाती है कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रोटेक्ट किया। हमने गिनाया पहले आपको, मजरू सुल्तानपुरी से लेकर के, बलराज साहनी से लेकर, KR मलकानी से लेकर के, डालमिया से लेकर, ये कब बंद हुए थे? 17 पुस्तकें कब प्रतिबंधित हुई थी? देश को पहला जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति जो है वह नेहरू के ज़माने में नहीं मिला, वह जो है सो नरेंद्र मोदी के ज़माने में मिला। गांधी जी ने जो कल्पना की थी कि हमारे शासक कैसे हों, उस पैरामीटर पे कोई आदमी अगर अपने को खरा साबित किया है तो ये मिस्टर मोदी मेजर कॉर्नर स्टोन है किसी भी पर्सनालिटी को कंपेयर करने और एसेस करने का। इस क्राइटेरिया पर अगर दोनों के कार्यकाल को देखना हो तो आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक किसी ने मुल्क में सपना नहीं देखा कि 100 वर्षों बाद ये देश कहाँ खड़ा होना चाहिए। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, वो एक उचित मौका है जब हम इस कंपैरिजन को कर सकते हैं कि आखिर नेहरू के मुकाबले मोदी कहाँ पर हैं। और इसको समझने के लिए हमारे साथ हरिवंश जी हैं, राज्यसभा के उपसभापति से ज़्यादा एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जिन्होंने कि अपने बचपन में नेहरू का कार्यकाल देखा और अब जो है बहुत करीब से जो है प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज देख रहे हैं। चूँकि ये जो पीरियड है अगर देखा जाए 1952 में पहले चुनाव हुए, 1964 में जब नेहरू मरे तब तक का वो जो लगातार कार्यकाल है नेहरू का वो 4,398 दिनों का है। उसके सामने 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,399 दिन लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए हो जाएंगे। अगर 4-5 बड़े पिलर्स के हिसाब से हम देखें, एक तो पहली बात ये कि हमेशा कहा जाता है कि एज ए डेमोक्रेट इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें जमाने में जो नेहरू का कंट्रीब्यूशन रहा है वह बहुत अधिक रहा है और इसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर डेमोक्रेसी के इस पैरामीटर पर ही कि कौन ज़्यादा डेमोक्रेट था या किसके मुकाबले किसका रिकॉर्ड बेहतर माना जाएगा, अगर इसी को देखना हो तो नेहरू के मुकाबले आप नरेंद्र मोदी को कहाँ पाते हैं और क्यों? ब्रिजेश जी, सबसे पहले मैं इस असाधारण उपलब्धि के लिए आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के एक नागरिक के तौर पर, मैंने उल्लेख किया एक नागरिक के तौर पर आपसे आज मैं बात कर रहा हूं, एक पत्रकार और देश को नज़दीक से देखने वाले पृष्ठभूमि जो रही उसके आधार पर मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने इस रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही जो लगातार अपने जीवन में नए रिकॉर्ड असाधारण बना रहे हैं और नया अध्याय लिख रहे हैं, वह लगातार करें, ये शुभकामनाएं हैं मेरी उनके लिए। साथ ही आप गौर करें एक और चीज जिसकी चर्चा आज नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी जी 13 वर्ष तक एक राज्य के सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में रहे। ये 25 वर्षों का रिकॉर्ड, तो वो तो अनूठा रिकॉर्ड है। अगर आप उसकी चर्चा करने जाएं तो वो तो सीएम टू पीएम अगर लगातार जो है वह उस रिकॉर्ड के बराबर तो कोई है ही नहीं। मुझे तो करना ही चाहिए क्योंकि मैं जब देश में पॉलिटिशियंस का इवेल्युएशन करूंगा तो एक व्यक्ति जो 2002 में पद ग्रहण करता है और एक राज्य को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। और अगर मैं आपको प्रिसाइजली कहूं तो 7 अक्टूबर 2001 जब वो गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2002 का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने पहला चुनाव बतौर मुख्यमंत्री जीता और वहां से लेकर 2014 जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके पहले तक गुजरात के उनके व्यक्तित्व का निर्माण उससे पहले का है, वो मैं उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पर
दो मेजर चीजें मैं आपको बताऊं जिस फर्क की आपने बात की। पंडित जी जब प्रधानमंत्री बने तो देश की आबादी 34 करोड़ थी। पंडित जी के पीछे आजादी की लड़ाई की आभा थी। आजादी के सभी लड़ाई के नेताओं का एक यश और सम्मान था समाज में, समाज उनको स्वीकार करता था। गांधी जी की उनके पीछे गांधी जी रहे हैं, ये लोगों के अंदर भाव था और उनका अपना कंट्रीब्यूशन एक था। और पार्टी कांग्रेस उसको फ्रीडम वाली पार्टी के तौर पे देखा जाता था। ये सारी पृष्ठभूमि और सारी बैकिंग उनके साथ थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बैकिंग नहीं थी। हाँ, अगर पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो फिर तो मतलब कोई मैच ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने खुद अपने नियति की इबारत लिखी तो दोनों दो ध्रुव हैं। बिल्कुल। अब बाकी चीजों के कंपैरिजन में मैं आपको कहूं तो पंडित जी के समय की कुछ चीजों को और याद कर लें, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे उस वक्त 34 करोड़ आबादी, 53 दल, कांग्रेस के सामने कोई रीजनल पार्टी नहीं थी ब्रिजेश, थी ही नहीं उस वक्त, बिल्कुल अनचैलेंजेबल। तीसरा, 52 में कांग्रेस को 364 सीट थी, लोकसभा की 489 कुल सीट्स थी। बिल्कुल 17 करोड़ ही वोटर थे। बिल्कुल 1952 में जीडीपी हार्डली आपका 2 लाख करोड़ के आसपास था और हिंदू ग्रोथ रेट उन्हीं के जमाने की देन है जो 3-4% हम लोग कहते रहते हैं। पहले तो 2-2.5% 3% से चलता था और उसको हमारे मार्क्सिस्टों ने हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दे दिया। उस पर मैं लौटूंगा। और उस समय 47 से 64 के बीच 5 आईआईटी थे, एम्स 1 था, शेड्यूल्ड कास्ट एससी मंत्री 3 से 4 थे, कभी 3-4। शेड्यूल्ड ट्राइब में कोई मंत्री ही नहीं था, मंत्री ही नहीं बना था। बिल्कुल। अदर बैकवर्ड क्लासेस में 0 मंत्री थे। ओबीसी में नेशनल हाईवे वगैरह की आप चर्चा ही नहीं करें, 3000 कुछ किलोमीटर था। और युद्ध उस जमाने के आप देख लें, भारत पाक युद्ध, गोवा लिबरेशन, भारत चीन युद्ध, और कितनी लाख एकड़ भूमि आपने गंवाई, अक्साई चीन से लेकर बाकी अक्साई चीन आपने गंवाई। तो और चीजों पर मैं आऊं उसके पहले बताऊं कि मोदी जी के कार्यकाल में क्या। आज देश मैनेज करना कितना कठिन है ब्रिजेश जी। 131 करोड़ आबादी थी जब वो प्रधानमंत्री बने 14 में, आज 146 करोड़ की दुनिया का सबसे बड़ा मतलब पॉपुलेशन। चीन के हम काफी आगे निकल गए और क्षेत्रफल में आप 7वें नंबर पे हैं शायद। जी हाँ। तो रिसोर्सेज के मामले में प्रकृति ने आपको उस उदारता से नहीं दिया कि आपके पास पेट्रोल पंप और बाकी चीजें और पेट्रोल कुआं और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो कहते हैं, अर्थ मिनरल, वो सब कुछ भी नहीं है आपके पास। और आज 14 में 466 दल थे, आज 744 दल हैं। दूसरा, आज कितनी रीजनल पार्टियां और पावरफुल रीजनल पार्टियां हैं जिन्होंने 89 ऑनवर्ड, 67 बल्कि मैं कहूंगा 67 से लेकर के 69 तक, उसके बाद आपके 1989 से लेकर 2014 तक देश को किस तरह से शासित किया है और क्या दखल रखते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। इन रीजनल पार्टियों के जमाने में जो वंशवाद फैला, मैं उस पर अभी नहीं लौट रहा हूं। घर घर परिवार जमा हो गया। मतलब एक दक्षिण की पार्टी है, उसमें 200-300 उसके परिवार के आसपास रिश्तेदार ऑफिशियल हो गए। एक हमारे उत्तर प्रदेश में आप हैं तो उनके 25-30 लोग महत्वपूर्ण पदों पर। बिहार में हमारे, अब मैं इस पर उत्तर में जम्मू कश्मीर की हालत आप देख ही रहे। ये राजनीति जिसको अकेले मोदी जी ने तोड़ा परिवारवाद। आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा की तो मुझे याद है 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए और देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो है लोकसभा की सीटों के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश से, जहां से आप आते हैं, तो 80 में से मुझे अगर ठीक याद है तो 71 सीटें खुद बीजेपी ने जीती थी, 2 एलाइज ने जीती थी। उसके बाद से सिर्फ 7 सीटें ऐसी थी और उन 7 में से 5 एक परिवार की सीट थी और बाकी 2 जो दूसरे परिवार की सीट। आज भी देखे बैठते हैं जो सदन में लोग, किस परिवार के कितने लोग आते हैं। तो ये जो धारा थी। और दूसरी उल्लेखनीय चीज कि इस माहौल में जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर, वहां ऊपर से गांधी जी के नेतृत्व में तय हुआ कि पंडित जी होंगे। यहां अपने प्रभाव से जनता ने इतनी मुहर लगा दी कि उस पार्टी के पास कोई अवसर नहीं था बीजेपी के पास किसी और को नेता वो चुन ले। मैं पत्रकार फिर आपसे बात ये कर रहा हूं। तो उन्होंने एक्वायर किया
जिसको जयप्रकाश जी कहते थे ना कि पीपल्स पावर से एक व्यक्ति ऊपर पहुंचा, ये बड़ा फर्क। तो इस फर्क में एक थोड़ा मुझे ये भी बता दीजिए कि नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी हैट्रिक लगाई, जैसे कि 52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, 3 चुनाव लगातार जो है सो कांग्रेस उनकी अगुवाई में उस वक्त जीती। मोदी जी भी ऑलरेडी हैट्रिक लगा चुके हैं 2014, 19, 24। इन दोनों हैट्रिक के बीच भी कोई आप बड़ा फर्क देखते हैं? क्या ब्रजेश जी आप मुझे वो उदाहरण देने के लिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अति संपन्न घर में पैदा होता है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों में, बेहतरीन लोगों से, बेहतरीन संस्था में पलने बढ़ने, अपना वर्ल्ड व्यू विकसित करने का मौका मिलता है। एक व्यक्ति जिसे आप उदाहरण के तौर पे कहें, उसके पास कोई सुविधा नहीं होती, वो चाय बेचता है, उसकी कोई लिगेसी नहीं है, वहां से जो व्यक्ति इतिहास रीराइट करके नया इतिहास बना देता है, मैं आगे बताऊंगा कि उनका और इससे बड़ा मैं योगदान क्या मानता हूं। भारत हजारों वर्ष बाद एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। वो मई में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कौन लोग कह रहे हैं। तो ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे, एक व्यक्ति को काफी वेल फेड रखें, एक को व्यक्ति को आप बिल्कुल कोई सुविधा ना दें, दोनों को कहें कि रेस करिए, और वो रेस करने वाला आदमी या सुविधाओं में वो आपकी बराबरी से आगे निकल जाए, आप क्या तुलना करेंगे? मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको घेर के लेके आता हूँ, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। हमेशा जो नेहरूवियन जो फैंस हैं कहते हैं कि नेहरू ने इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें जमाई। मोदी जी पर काफी इसको लेकर तीखी टिप, लेकिन अगर रियल सेंस में कहा जाए दोनों में से कौन ज्यादा डेमोक्रेट? क्योंकि मुझे याद है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी नेहरू की काफ़ी तारीफ की जाती है कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रोटेक्ट किया, लेकिन आई बिलीव फर्स्ट अमेंडमेंट जो संविधान लागू होने के मार्च 1.5 साल के अंदर आ गया, वह जो है वो क्रेडेंशियल, और दूसरी तरफ ये दौर जिसमें कि 24/7 आपकी स्क्रूटनी हो रही है, उसमें तो अखबार भी गिने चुने थे हम लोग जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और आज की स्थिति है इसको लेकर इस डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की हम बात कर लें, उसमें आप मैं कैसे? एक चीज संशोधन सिर्फ कर दूं आपको, 24/7 हर 5 मिनट पर ऑथेंटिक ऑडिट हो रहा है आज जी, सोशल मीडिया भी। उस जमाना में वर्षों में भी नहीं होता था। पर आप देखें जो पहला 51 में अमेंडमेंट आया, उसके लिए लेकर कितने सवाल आज भी उठते हैं कि क्यों कुछ दिन प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करे। निश्चित तौर, यानी एक चुनी हुई सरकार के द्वारा लाया गया परिवर्तन और एक जो चुनी हुई संसद नहीं थी उसके द्वारा लाया गया परिवर्तन, आप खुद जज कर लीजिए कि इसमें डेमोक्रेटिक कौन होगा। दूसरा, जेबी कृपलानी से लेकर के पुरुषोत्तम दास टंडन जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, ये कब हटे ब्रजेश जी? कब एक व्यक्ति कितने टर्म वो कांग्रेस प्रेसिडेंट खुद रहे? अब मुझे लगता है पीडी टंडन को तो इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया। बिल्कुल बाध्य किया गया साहब, बाध्य किया गया। इतना ही नहीं, खुद वो कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद अपनी बेटी को बढ़ाया उन्होंने जी, और इस पे कोई और सवाल नहीं उठाया। मैं पहले की बातचीत में उल्लेख कर चुका हूं, महावीर त्यागी ने उठाया कि कांग्रेस में किस तरह की संस्कृति बढ़ती जा रही है। ये माहौल आपके मोदी जी को नहीं मिला है सुविधा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमने गिनाया पहले आपको, मजरू सुल्तानपुरी से लेकर के, बलराज साहनी से लेकर, KR मलकानी से लेकर के, डालमिया से लेकर, ये कब बंद हुए थे? 17 पुस्तकें कब प्रतिबंधित हुई थी? ये वो दौर था जब, फिर मैं आपको उल्लेख कर दूं कि जब आजादी की लड़ाई के नेताओं के प्रति एक सम्मान का भाव था, और उस तरह से मीडिया ट्रायल नहीं होता था जो आज हो रहा है। पर उस वक्त भी मीडिया में किसी ने प्रतिरोध से कुछ चीजें अगर लिखी तो मैंने आपको गिना दिया। अब आप देखें कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र मजबूत अगर है तब न माने जाएंगे। हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और जब ये बड़े दिग्गज निकल गए, पटेल निकल गए, पुरुषोत्तम दास टंडन निकल गए, या इस तरह के लोग चले गए, तो कांग्रेस पर कैसे आधिपत्य रहा, किस ढंग का रहा? और आप भूल रहे हैं एक कामराज प्लान बना था जी, कहा जाता है कि जितने भी चैलेंजर हो सकते थे सबको किनारे लगा दिया। ये लगता है। इसके अलावा मैं NV गाडगिल की पुस्तक का हिस्सा बता चुका हूं कि कैबिनेट में फंक्शनिंग से लेकर के कामकाज के निर्णय में जो चीजें होती थीं उसके बारे में, पंडित जी के बारे में उन्होंने सम्यक वो लिखा है। तो पंडित जी का एक सम्यक मूल्यांकन इस रूप में, एक सरकार के मुखिया के रूप में, लोकतांत्रिक व्यवहार के रूप में,
कब आपका जुडिशियल स्क्रूटनी बंद हुआ, किस अमेंडमेंट से? मेरे ख्याल से जो फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल का प्रोविजन किया गया, बिल्कुल उसी में। आज तो हर बात पर रोज जुडिशियल स्क्रूटनी होता जी। है, और उसी कल्चर का शुरू हुआ परिणाम था कि हमारे आर्मी एज संगठन में क्या हुआ मैंने बताया, जो असहमत हैं, जो हमसे बात नहीं रखते, उनको कैसे हम किनारे लगाते हैं, नाम गिनाया मैंने। और जुडिशरी में क्या हुआ, आते आते मतलब एक पद सुरक्षित रहे प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए कितने जज सुपरसीड किए गए, क्या अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन एक चीज बताइए, हमेशा कहा जाता है कि नेहरू जो है बिल्कुल गरीबों के हमदर्द थे, समाज में जो पिछड़े जो थे, जो जाति व्यवस्था में जो सबसे नीचे थे, कि डेमोक्रेसी को जो सब बड़ा पार्टिसिपेटरी बनाया। लेकिन क्या वजह रही कि देश को पहला जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति जो है वह नेहरू के ज़माने में नहीं मिला, वह जो है सो नरेंद्र मोदी के ज़माने में मिला। जो नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एमपीज हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब से हैं, अगर इन काउंट्स को भी हम देखें, चूंकि डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेशन का ये मेजर जरिया है, तो इन दोनों के रिकॉर्ड को आप कैसे असेस करें? मैंने आपको उल्लेख किया कि कितने मंत्री किस वर्ग से उस कार्यकाल में थे। शायद शेड्यूल ट्राइब से तो कोई मंत्री भी नहीं था, कोई मंत्री नहीं, मैंने बताया आपको। ओबीसी से कोई मंत्री भी नहीं था, ये भी बताया आपको। मैं बाकी चीज़ों पर और सोशल पैरामीटर्स पे कहूँ आपको, तो शेड्यूल कास्ट के 3 से 4 शेड्यूल कास्ट के 3 से 4 मंत्री थे। इसकी वजह मुझे लगती है, जैसा मैंने फिर कहा आपको, कि पंडित जी का लालन पालन और परिवेश बिल्कुल अलग था। वो भारत की मिट्टी की चीज़ों को, भारत के समाज को नहीं समझते थे जो पटेल समझते थे। और मोदी जी के कार्यकाल में चीज़ें ड्रास्टिकली बदली, क्योंकि वो नीचे मिट्टी से आते हैं। वो मिट्टी और जड़ से जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है, उस व्यक्ति की समझ है कि भारत को कैसे बनाना है। उस व्यक्ति की समझ है, हमसे आप ज़्यादा जानते हैं, जिसने इस देश के हर जिले में 1 या 2 रात बिताई है। ये उस व्यक्ति की समझ है कि ट्राइबल्स का इतिहास में क्या महत्व है। आज ट्राइबल्स म्यूजियम या बिरसा मुंडा का ग्लोरी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पार्लियामेंट में लगना, उन ट्राइबल्स का हमें सिर्फ वोट चाहिए था। एक बड़ा और मज़ेदार प्रसंग आपको बताऊं, पंडित जी का ये फैसिनेशन था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हों, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन शुरू हुआ। उस वक्त वो मैथन में गए थे, तो ट्राइबल्स भी थे, ट्राइबल नृत्य कर रहे थे, तो उन्होंने भी वहाँ नृत्य किया एक महिला के साथ। ये उनके जीवन का व्यक्तिगत वो था और स्वाभाविक था, एक उनका कद था। पर बाद में ये हुआ कि उस समाज ने नृत्य करने वाले अपने उस महिला को बहुत उपेक्षित छोड़ दिया। बहुत वर्षों बाद मैं रविवार में काम कर रहा था, तब उसके बारे में हम लोगों ने पता लगाया, स्टोरी की थी। तो वो सिंबॉलिक इन्वॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि वो दृष्टि नहीं थी, वो जमीन से उपजे नहीं थे, और जमीन से निकला आदमी ही समाज बदलता ही, हमेशा याद रखें। तो मोदी चूंकि समझते हैं कि ट्राइबल्स का क्या महत्व है, देश में शायद 15 या 16 ट्राइबल म्यूजियम वो बना रहे हैं, और रांची में सबसे बड़ा, देश में कई जगह बन चुका है, और सारे ट्राइब्स का रिप्रेजेंटेशन देना और उनका इतना मंत्री पद बनाना, हालांकि अटल जी के समय बना था मंत्रालय, लेकिन उस मंत्रालय को और सशक्त करना, बनाना, ये तो अभी हुआ ब्रिजेश जी ने। मेरे ख्याल से वहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात कर लें, चूँकि जो है सो जब नेहरूवियन इरा की बात होती है तो 5 ईयर प्लान की बात होती है, फिर होता है कि भाई IITs, फिर जो सो आपके जो है एम्स की बात होती है। उसके सामने जब हम मोदी इरा की बात करते हैं तो लोग जाम ट्रिनिटी की बात करते हैं। PDS स्कीम के तहत जो अन्न जो है करोड़ों की तादाद में लोगों को एश्योर ढंग से पहुंचाया जा रहा है, उसकी बात होती है। तो ये जो डेवलपमेंट जो कि एक मेजर कॉर्नर स्टोन है किसी भी पर्सनालिटी को कंपेयर करने और एसेस करने का, इस क्राइटेरिया पर अगर दोनों के कार्यकाल को देखना हो तो आप इसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? दरअसल मैंने कहा कि 2014 के बाद भारत एक बिल्कुल नई और बड़ी यात्रा पर है, और इसको समझने का सूत्रवाक्य मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी जो समझ है उसके अनुसार। मैं भी हाल में केवड़िया गया था, और वहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा देखी, मेरे अंदर के जो भाव आए मैंने वो लिखा। वहाँ एक मुझे अधिकारी मिले,
उन अधिकारी से मेरी मुलाकात बहुत वर्षों बाद कुछ महीने पहले हुई, 20-25 वर्ष पहले। एक बार मैं पत्रकार के तौर पे IIM कलकत्ता पढ़ने गया, मैनेजमेंट सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज में। वहाँ वो गुजरात के IAS अधिकारी मिले थे, शायद 2004 की बात होगी। तब तक देश में एक मोदी जी की छवि को लेकर के बड़ा सुनियोजित ढंग से जी जो कुप्रचार हुआ 2002 दंगों के प्रिज्म से उनको बार बार असेस किया जा रहा तो वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया, मैं उनसे पूछना शुरू किया पत्रकार था जाने के लिए, कैसा कार्यकाल है, कैसे है मोदी जी। जो उन्होंने बात बताई, मैं कह सकता हूँ कि उसी दिन मुझे कन्विंस हुआ कि ही इज डिफरेंट इन द लॉट एंड क्राउड। क्या बताया मुझे? कहा यह मुख्यमंत्री अब तक के जितने मुख्यमंत्रियों को हम लोगों ने देखा उससे बिल्कुल अलग और डिफरेंट है। कहा किस रूप में? कहा कि एक एक जिले में जाकर के वो महीने में हर एक जगह का कार्यक्रम, वहाँ का प्रोग्राम देखना, इवेल्युएट करना, क्या कार्यक्रम चला है धरातल पर। दूसरी उल्लेखनीय बात कही जो उनमें अद्भुत गुण है, जो अब तक के शायद किसी बड़े राजनेता में ऐसा देखने को नहीं लगा, कि वो चुपचाप पीछे बैठ करके धैर्य से सबको सुनते हैं, एक एक बात सुनते हैं, अंत में परामर्श देते हैं, यानी वो धैर्य सुनने की। कहा अपना अपना टिफिन लेकर लोग आते हैं, ये मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में ठहरते हैं, कम से कम खर्च में। ये एक बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री या मंत्री बनते हुए जो लवाजमात लेकर, भीड़ लेकर के और आसपास एक चापलूसों का दौर लेकर के, और जब घर पे खाली वक्त में बैठे तो एक अपना मंडली बना करके सिर्फ गप में समय लगाने का। कहा ही इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रामर ऑफ टूडेज पॉलिटिक्स। और ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। हमारी जो भी छोटी मुलाकातें, कम मुलाकातें हमारी, क्योंकि हमारा कोई फंक्शनल रिश्ता नहीं है। तो उनका मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, मैं तो उसका विटनेस रहा हूँ। वो मैं बता सकता हूँ कि सचिवालय में जो उसके पहले के मुख्यमंत्रियों के दौर में जो बिल्कुल जो भीड़ एक लगी रहती थी पैरवी करने, और जो सब तमाम किस्म की जो चीज़ें होती हैं, इनके आने के साथ वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो एक पॉलिटिक्स और गवर्नेंस जो जिससे कि गुजरात का मॉडल बना, वो जो है उसकी जड़ में जो इस तरह की तमाम माल प्रैक्टिसेस को रोकना, और परफॉर्मेंस के लिए जो है न सिर्फ खुद को बल्कि अपने मंत्रियों को भी जो है इनकरेज कर। इसीलिए चिंतन शिविर का दौर शुरू हुआ, जिसमें कि उन्होंने, उन अधिकारी ने आपको बताया किस तरीके से बड़े पेशेंटली पीछे बैठ के खुद सुना करते थे। IIM के प्रोफेसर से सारी की सारी ट्रेनिंग दिलवाई, वो अप्रोच जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं ये कहूँ आपको कि मैं समझता हूँ कि मेरे इस कहने का लोग अर्थ लगा सकते हैं। गांधी जी ने जो कल्पना की थी कि हमारे शासक कैसे हों, उस पैरामीटर पे कोई आदमी अगर अपने को खरा साबित किया है तो ये मिस्टर मोदी है। क्या उनकी कल्पना थी? न्यूनतम सरकारी खर्च से आप रहें, अपने किसी नाते रिश्तेदार को आप आसपास न रखें। अब बताइए, आजाद हिंदुस्तान में कुछ एक राजनेता हुए हैं पुराने दिनों के, उस राह पर हाल के वर्षों में कोई दूसरा नाम बताइए जो चला। उनके घर के आसपास का परिवार, नाता, रिश्तेदार कोई हुआ? पहले हुए हैं लोग, जैसे कामराज वगैरह जैसे लोग थे, और भी कांग्रेस में लोग रहे हैं पहले। नेहरू का रिकॉर्ड आप क्या है इस मामले में देख तो बता दिया आपको, वो तो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं। और नहीं तो मथाई की पुस्तक पढ़ लीजिए, उसके बारे में मैं वर्णन नहीं करना चाहता। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर वो कांग्रेस जो उस युग में पली, इवन ढेबर जब उसके अध्यक्ष थे, या वो इवन कामराज, जब कांग्रेस 67 में आकर के बहुत खराब स्थिति में पहुंची, तब युवा तुर्कों ने उसको बल दिया था। आपको याद होगा, नए मुद्दे उठाकर, जिसके साथ इंदिरा जी ने अपने को आइडेंटिफाई की। उस वक्त का बड़ा चर्चित प्रसंग है। कामराज कहा करते थे कि जिन्होंने साइकिल से यात्रा की थी, इवन ढेबर भी, वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। ये उन दिनों का बड़ा मशहूर चीज था। तो मेरा कहने का अर्थ यह कि कैसे एक शासक बिल्कुल सात्विक एक समाज सेवक का रूप ग्रहण कर सकता है, उसके उदाहरण मिस्टर मोदी हैं, जिन्होंने गुजरात में यह काम किया। ये बात उस व्यक्ति ने मुझे बताई, तब मुझे धारणा बनी। फिर बताया मुझे, इस बार पूछा मैंने दोबारा कि जब मैं सरदार पटेल की प्रतिमा के पास खड़ा हूं, ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं कि मोदी जी के कामों को आगे समझने की मदद मिलेगी लोगों को। कहा भाई, ये जो प्रतिमा बनी, इसके पीछे क्या स्थिति थी? तो उन्होंने बताया कि यहाँ चिंतन शिविर एक लगा, जिसमें 30-40 बड़े सारे राज्य के कलेक्टर, IAS अधिकारी, वो सब मुख्य सचिव और सब आते थे। कि यहाँ भी लगा, और सब लोग पीछे, मुख्यमंत्री जी पीछे बैठे थे। सबसे मतलब बातचीत और परामर्श के बाद उन्होंने शाम में कहा कि सब लोग घूमेंगे,
तो सब लोगों ने वो जगह देखी। तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आप लोग अपनी अपनी फीलिंग बताइए। सबने बताया कि बहुत सुंदर है, अलौकिक सौंदर्य है, नर्मदा बह रही है, पहाड़ इतना सुंदर है, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है ये, यहाँ इसका उपयोग हो, ये हो, फला फला, वो बातचीत हुई। अंत में मोदी जी ने क्या कहा, लोगों ने पूछा तो कहा कि सृष्टि का मतलब विराट एक यहां सौंदर्य का बोध होता है। ऐसा काम करो जो देखने में बहुत विराटता हो पर सबसे कॉमन मैन के जीवन को स्पर्श करे। ये सपना, ये ड्रीम परिणाम था जो हमने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से उस व्यक्ति की बनाई, सरदार पटेल की, जिनको भुला और मिटा देने की हर संभव कोशिश हुई, जिनके बारे में खुश्चेव जब भारत आए थे तो टिप्पणी की थी कि बिना ब्लड सेट के 550 से अधिक राज्यों को एक कर देना, यह अद्भुत आश्चर्य की बात थी। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में वहां खड़ा होते हुए आई कि जब मैं पहली बार विदेशी अमेरिका गया 84 में, तो हमें बताया गया कि यहाँ की लिबर्टी जी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख लीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आज जब मैं वहां खड़ा हुआ तो ये फक्र कि इतना बड़ा सपना कोई व्यक्ति, लोग कहते हैं कि भारत के पास संसाधनों का अभाव है, ये है वो है, उन परिस्थितियों में एक व्यक्ति ने कर दिखाया, ये क्या असाधारण बात है। आज दूसरी प्रतिमा उनसे कम सरदार पटेल से चीन की है जी। और सारा देश की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से हुआ। उसका एक पक्ष और महत्वपूर्ण है, वो ये कि योजना शायद 62-63 में पंडित जी ने नींव डाली थी। तो आप सरदार सरोवर डैम की बात कर रहे हैं। मैं वहां पर आ रहा था कि सरदार के नाम पर सरदार सरोवर बांध नर्मदा में, वही केवड़िया नामक जगह जहां पर ये है, वहां पर नेहरू के जमाने में फाउंडेशन स्टोन लगा और मोदी जी ने उसको पूरा किया। अपनी कार्यशैली के बारे में बताते हुए मैं आ रहा हूं वहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि इससे लाभ 3 राज्यों को मिलना था, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जी। इन 3 राज्यों को लाभ मिलना था। 900 करोड़ में वो योजना पूरी होनी थी। 2017 में आकर के वो पूरी हुई 90,000 करोड़ में। बिल्कुल। ये पूंजी किसकी लगी? और सिर्फ एक उदाहरण मत मानिए, 1952 के बाद देश में कितने बड़े प्रोजेक्ट्स के नींव डाले गए, वो अनअटेंडेड रह गए थे, अब पूरा हो रहा है। कॉस्ट ऑफ डिले का आप नुकसान अनुमान लगा सकते हैं। आज एक योजना की अगर नींव पड़ती है तो उसका उद्घाटन भी होता है, और प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्या किया? प्रगति पोर्टल है उनका, एक प्रधानमंत्री खुद 24/7 इन्वॉल्व होकर के देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कितनी चीजें बढ़ती जा रही है। एक मैं बाई द वे थोड़ा अलग भी बता दूं कि हमारे यहाँ राजनेताओं के दरबार की, जैसे पहले राजाओं के दरबार होते थे, बिल्कुल वैसे चर्चा होती थी, मोदी जी का कोई दरबार नहीं लगता। मैं खुद जब भी मिला हूं, काम की बात उसके अलावा किसने क्या कहा, किसको कहा, न उनके पास समय है, न सुनने का समय आपको देते हैं। और कई बार मुझे लगता है कि देखिए, ही इज ए लोनर 24/7 डेडिकेटेड एंड डिवोटेड फॉर द नेशन। ये मेरा अपना एहसास है, लोग इससे असहमत हो सकते हैं। जिसका कोई परिवार नहीं है, जिसने अपने को देश का परिवार को अपना मान लिया। अब इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए। नेहरू जी के एरा में माना जाता था कि जो हिंदू ग्रोथ रेट है, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में तेज ग्रोथ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो एस्टेब्लिश मान्यता थी, दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट की थी। ब्रिजेश जी सब यही कहते थे। मैं खुद अपना अनुभव बताऊं, जब 14 में मैं आया तो मुझे रक्षा उसमें कमेटी में रहने का मौका मिला। मैं तो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, हमारे खंडूरी जी उसके चेयरमैन होते थे, उसमें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े सीनियर लीडर्स होते थे। तो मैं कई बार बहुत अधैर्य होकर पूछता था कि भाई, चाइना ने ये कर लिया बगल में और आप क्या कर रहे हैं? तो हमें जवाब मिलता था कि उसका सिस्टम अलग है, इसलिए उसे कंपेयर ना करें। पर मैं कहता था, पड़ोसी हमारा वही है, अगर उससे मुलाकात परेशानी होगी तो किससे आप वो करेंगे? पर कोई जवाब नहीं था। मैं उसके काम पर भी नहीं लौटूंगा। मैं बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी को माना ही जाता था कि इसमें ग्रोथ रेट स्लो होगा। ये दुनिया में रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकती है। बिल्कुल।
ये तो कहा। जी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए रीराइट करने का एक मौका आया कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। ये तो गौरव 14 के बाद हमने पाया उसमें। और कब पाया? कोविड जैसी महामारी जो सदियों में कभी आती है, अभी रूस यूक्रेन के बाद, अभी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस के बाद, तब हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बने हैं। क्या ये नहीं बताता कि आज कहां हम खड़े हैं? दो और उदाहरण आपको मैं बता दूं। जब ऊर्जा क्राइसिस शुरू हुई, एक ऊर्जा क्राइसिस और हल्के पैमाने पर 2008-10 के बीच जी हुई हाँ, थी, बिल्कुल, जिसमें तत्कालीन सरकार को एक बॉन्ड लाना पड़ा। यह कहते हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर लोग पे करेंगे, शायद 1.5 लाख करोड़ का, स्मृति से कह रहा हूं, वो बॉन्ड लिया गया इसी पेट्रोल और उसकी फाइनेंसिंग के लिए। इस सरकार ने 21-22 में उसको 3 लाख करोड़ रुपए पे किया है। 3 लाख करोड़। जब इतना बड़ा क्राइसिस डेवलप हो गया, जब इसके पहले नहीं था, और यह भी याद रखिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, हमारी एनर्जी नीड्स बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। तो कैसे हम मतलब महीने भर में तो पूरा देश घूमे हैं। आज साउथ अफ्रीका से लेकर के एशिया के कई देशों में आप ब्लैकआउट हो रहा है, पेट्रोल की राशनिंग हो रही है, डीजल की राशनिंग हो रही है, कई जगहों पर यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद रही। तो आप घटनाएं जानते हो। भारत में कहीं आपने क्राइसिस सुनी इस तरह की? कहीं भी सुनी? तो ये मैनेज करना कैसे संभव हुआ ब्रजेश जी? किसी को इस पर जाना चाहिए, तब वो मोदी के कार्यकाल को समझ पाएंगे। ये 2-3 उदाहरण और बता दूं मैं आपको। आते ही सत्ता में 14 से प्लानिंग शुरू हुई कि भाई हमारी एनर्जी नीड्स को कैसे हम मीट आउट करें, इस पर इतने लाख करोड़ लगता है, कैसे कम करें। इथेनॉल की ब्लेंडिंग आज 10% पहुंच गई। रेलवे का विद्युतीकरण बड़ी तेजी से हुआ। कितने डीजल, बिल्कुल डीजल इंजन ही होते थे नॉर्मली। हाँ, और कितना डीजल हमें कम करना पड़ा ऐड करने के लिए। हम अगर 21 देश से मंगाते थे अपनी एनर्जी नीड्स के, हमने 41 किया। बिल्कुल, हमने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया, हमने रिफाइनिंग स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई। तो कोई अगर देखेगा तो ऐसे 10 कदम उठाए गए हैं, पर देश न कोई बताता है, न कोई एडुकेट करता है, न कोई कहता है कि आज हम इतने बड़े क्राइसिस में, जब हमारे पास न तेल है न बाकी चीजें हैं, कैसे हम मैनेज कर लिए हैं। तो ये होता है दिन भर साधना से, तप से, काम से 24 घंटे, उसका ये परिणाम है। दूसरा मैं उदाहरण बताऊं, आपको याद होगा 2012-13 के आसपास एक बार स्टेट्स ने जो सेंट्रल पूल के पावर ग्रिड है उनसे ज्यादा पावर खींची जी, उसकी वजह से जो है 12 या 13 घंटे ब्लैकआउट रहा। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेनें ठप, माइंस में जो लोग ठप हैं, घरों में, यानी लगभग 50-60 करोड़ से अधिक की आबादी, 9% दुनिया की अंधेरे में जूझती रही। उस वक्त जितना डिमांड था उससे आज दोगुना से अधिक हमारे पास डिमांड है। अभी मैं हाल का फिगर देख रहा था, क्योंकि फिगर समय लगेगा नहीं तो मैं आपको बताता है कि आज क्यों संकट नहीं हुआ। किसी ने सोचा ये कैसे हुआ? आप सौर ऊर्जा में कहां पहुंच गए दुनिया में? 3 गीगावाट या कितना बनता था, आज दुनिया में रिकॉर्ड बना रहे हैं आप वायु ऊर्जा में कहां पहुंच गए? सौर ऊर्जा पर मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पहली बार उन्होंने सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए, चूंकि उस समय सोलर पावर नया नया कॉन्सेप्ट था, उसकी कॉस्ट जो थी जनरेशन की वो ज़्यादा थी। तो जब इन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए जब वहाँ पर स्कीम लॉन्च की और ख़रीदना शुरू किया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात स्टेट, तो बड़ी जो है उसको अपोज किया गया। कांग्रेस, मुझे याद है वहाँ की जो लीडिंग अपोजिशन पार्टी थी, उसने कहा कि अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। और वहाँ से हमारी सोलर की जो जर्नी शुरू हुई, वो रिस्क लेते हुए, पर्सनल रिस्क लेते हुए कि आलोचना के हम पात्र बनेंगे। आज जो दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो कच्छ के इलाके में स्थापित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है, ये फोरसाइट का, ये विजन का, वो देश में शायद राजनीति में पहले आदमी थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी के महत्व को पहचाना। अभी शिवराज सिंह जी की किताब आई है जी, उसमें बड़ा एक दिलचस्प वर्णन है कि मोदी जी पार्टी के नेता की हैसियत से कभी वहाँ आए। बाबूलाल गौड़ जी एक बार मुख्यमंत्री होते थे, जी बिल्कुल। वहाँ पर उन्होंने कुछ ईमेल की चर्चा की, तो उन्होंने कहा ईमेल फीमेल ये सब छोड़िए, बाकी बातों को की जाए। जब उन्हें गुजरात से एक तरह से क्या दलगत कारणों से निर्वासित किया गया 95 की घटना है ये, बिल्कुल। तो उस व्यक्ति की दृष्टि और क्षमता देखिए, हर चुनौती में उसको अवसर ढूंढा।
वो कभी होता क्या है राजनीति में, मैं पत्रकार रहते अनुभव किया हूँ, कभी आप पार्टी को खड़ा करते हैं, जबकि गुजरात में उन्हीं का खड़ा किया हुआ निश्चित है, और मैं वो पूरी कहानी बता सकता हूँ कैसे खड़ा किया, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। पर उस व्यक्ति ने कहीं कंप्लेन नहीं किया, किसी के पास जाकर शिकायत नहीं की। वो अगर गए हरियाणा, गए हिमाचल, गए जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश, तो वहां पार्टी के लोगों को टेक्नोलॉजी से अपडेट करना, वहां पार्टी के लोगों को ऑफिस चलाना, वहां पार्टी के लोगों को मजमून बनाना प्रेस रिलीज का, और जिस तरह से बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग का, शिविर का जो ट्रेनिंग भारतीय राजनीति में कांग्रेस के सेवा दल में पहले चलता था, गांधी जी ने चलाया था, जो समाजवादियों में चलता था, सबने अपना ट्रेडिशन छोड़ दिया, पर पार्टी को किस तरह से खड़ा किया उन्होंने, सी द पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। मुझे तो लगता है कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग आज जो भारत की जो नई संसद की जो बिल्डिंग है उसमें भी आई थिंक जो है सो टेक्नोलॉजी को जिस लेवल पर लेके जाया गया। अब जब हम आए थे तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में पेपर्स आते थे, अगर वो पेपर्स हम महीने भर का रखें तो कमरे भर जाते थे। आज हम पेपरलेस हो चुके हैं। दूसरी चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं कि टेक्नोलॉजी के महत्व को कोई समझा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर आप पिछड़ जाते हैं तो आपके भविष्य नहीं होता। यही हम अगर इतिहास देखें तो जब बाहर से तोप लेकर लोग आए तो हम भाले से मुकाबला कर रहे थे, और इसीलिए से लेकर यहां तक। उसमें एक और प्रसंग बता दूं, क्या फोरसाइट है व्यक्ति की। डोकलाम जैसा मामला हुआ, 5G आपका तय हुआ था वहां से, पर हुआ कि नहीं, अगर 5G लेंगे तो हमारे डाटा कॉम्प्रोमाइज होंगे, हमारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होंगे। और हमने क्या किया, हमने देश के एक IIT से मिलकर के प्राइवेट कुछ और लोगों को खड़ा करके, और खुद अपना 2 या 3 वर्षों में जहां पर कई हजार करोड़ रुपए लग करके चीन ने डेवलप किया था, उसके मुकाबले सबसे सेफेस्ट डेवलप कर लिया। ये क्या आप असाधारण मानते हैं चीज। हम बाहर जाते थे, फ्रांस गए तो हमें कहा गया कि आप चलिए एफिल टावर देख लीजिए। आज एफिल टावर से बड़ा हमारा चेनाब का ब्रिज बना, और एक महिला ने बनाया, महिलाओं का एम्पावरमेंट। मैं अगर इस पर जाऊं, दूसरा जाऊं, उसी कल्चर की देन थी जो पंडित जी के ज़माने से आ रही थी। तो और बहुत ऑनेस्टली हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने 2 बातें कही, उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, उससे कंपेयर करना चाहूँगा जो बात आपने पूछा है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा, और मैं मानता हूँ कि ईमानदार कन्फेशन था उस व्यक्ति का, कि देश की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती नक्सल प्रॉब्लम है। पर एक प्रधानमंत्री रोग को आइडेंटिफाई कर दे और उसको निदान न करे, सोल्यूशन के लिए ना अपेक्षा नहीं की जाती। आज नक्सलवाद खत्म हो चुका मुल्क से, और खत्म नहीं हुआ, वहां विकास का नया इतिहास लिखा गया। उसको किस तरह विकसित किया जाए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए जहां सबसे बढ़िया ऑफिसर भेजे गए। ये इस दृष्टि के बारे में कभी सोचना चाहिए। अभी अमेरिका में एक किताब आई है वैन डैंग की, ब्रेकनेक। क्या वजह रही कि इतने कम समय में इतिहास में चीन इतना आगे निकल गया अमेरिका से, और उसमें कई चीजें वो गिनाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहा, कैलिफोर्निया से लेकर शिकागो तक एक रेल लाइन बननी थी 1200 किलोमीटर की लगभग, सब मैं स्मृति से कह रहा हूँ। और इसी तरह उसी वक्त तय हुआ 2008 में कि एक बीजिंग से आपके संघाई तक रेल लाइन बनेगी, उतनी ही दूरी की। चीन ने 3 वर्ष में बना लिया। वहाँ अमेरिका में आज बन रहा है सब कुछ, और कई गुना कई बिलियन डॉलर ज़्यादा हो गई। फर्क क्या है जिस इंप्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो पंडित जी के समय तय हुआ कि 900 करोड़ में वो आपके यहाँ सरदार सरोवर बनेगा, 90,000 करोड़ लगे। इस तरह कई योजनाओं के बारे में और गिना सकता हूँ। हाइड्रो पावर से लेकर उसमें कितना कॉस्ट रिड्यूसेशन होता है। मोदी जी ने प्रगति के माध्यम से इस कॉस्ट को कम किया, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिले क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कैसे बेहतर हुई, उन्होंने किया। दूसरा, उस किताब में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर अमेरिकी जो इंटेलेक्ट है या एकेडमिशियंस है वो बड़े डिबेट कर रहे हैं कि क्यों हम इतने बेस्ट देश होकर, टैलेंट होकर के हम पिछड़ गए चाइना से। उस किताब को लेकर बड़ी वहाँ चर्चा है, काफी चर्चा है। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के उसमें सारे वो पॉलिसी मेकर्स में लेयर्स हैं, वकील हैं, जो हर जगह अड़ंगा डालना चाहते हैं। यहां के पोलिट ब्यूरो में डेंग सियाओपिंग ने नोइंगली भरना शुरू किया। जो इंजीनियर्स हैं, समझदार हैं, जो निर्माण में जिनका एक्सपर्टाइज है,
देखिए, ध्वंस बड़ा आसान होता है, निर्माण उतना ही कठिन। निर्माण तप, त्याग और तपस्या से जुड़ा है। तो ये नक्सलवाद खत्म कर देना, उस जगह निर्माण करवाना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचना, ये सब बड़ा मौलिक ढंग की आपने चीजें। निर्माण की बात की तो उसमें मुझे याद आया कि आपने ये भी कहा कि 2014 में जब आप आए संसद में राज्यसभा सदस्य के तौर पर, उस समय आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने। 1962 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस देश के लिए, जब चीन के सामने जो हमारी लड़ाई हुई उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा और हमारी सुरक्षा कितनी कमज़ोर थी उसका वो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन था। आपने डोकलाम की चर्चा की कि किस तरीके से डोकलाम के अवसर पर जो सो 5G की नीड्स जो महसूस की गई कि हम लोग इसको खुद से डेवलप करें, और भारत उसको डेवलप करने में कामयाब रहा। अगर हम इस डिफेंस यानी सुरक्षा चुनौतियों की ही बात कर लें, अगर इन दोनों प्रधानमंत्रियों को, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू के समय में जो इस देश की सुरक्षा की जो हालत थी, जो हमारी रक्षा तैयारियां थी, और आज हम जहां पर हैं, जहां पर कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी हम गांठते नहीं हैं पाकिस्तान के सामने। हमने बार बार ये साबित किया, चूंकि बहुत समय तक तो इस देश में ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, इसलिए जो सो आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। ये दोनों जो लोगों का जो कार्यकाल रहा इस मामले में, अगर हम डिफेंस के मामले में कहें, इसको किस तौर पर आप एनालाइज करेंगे? हमने पहले उल्लेख किया ब्रजेश जी कि पंडित जी से जब हमारे तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस मिले थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें कोई सेना वोना की ज़रूरत नहीं है, भारत का कोई बहुत दुश्मन और ये सब चीज़ नहीं है। मैंने उल्लेख किया था और एक सेना के बड़े अधिकारी ने अपनी किताब में लिखी। फिर बेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंग्रेज छोड़ गए थे, ये तो आपको मालूम है। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका काफ़ी इस्तेमाल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी चीज़ों में बना करके। जीप स्कैंडल कब शुरू हुआ ब्रजेश जी? नेहरू के ज़माने में। उसके बाद हमारे आर्मी के जो टॉप लोग थे, करियप्पा से लेकर, थिमैया से लेकर, थ्रोट से लेकर, मैंने कई नाम गिनाए, उनकी क्या स्थिति हुई है, अवगणना की गई, उनको जो है अपमानित किया गया। और किस बीएम कॉल को लाया गया? हमारी सेना उस -20-30 के उसमें उसके पास हाफ पैंट और एक गंजी और कुर्ता पर पेटी शूज पहन के गए थे। इतिहास लड़ा, ये तो फैक्ट है ना जी। मेरे समझ में आज तक नहीं आता ब्रजेश जी कि उसके बाद से लेकर के और 14 के पहले तक विन चड्ढा का नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, वो फोर्स भी। क्वैतरुचि का नाम सुना होगा। मैं अगर नाम गिनाऊं तो 25 नाम आपको गिना सकता हूं जो शुरू हुए उन्हीं दिनों से। और तो और इसमें कुछ सेना के लोग भी थे। भारत सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक बन गया बाहर से, जबकि हमारे पास सबसे अच्छी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। 2014 बाद क्यों ये निर्णय होता है कि हम देश में ही बनाई चीजों को खरीदेंगे या बाहर से जिन चीजों को हम लाएंगे उनकी टेक्नोलॉजी यहां डेवलप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है अपनी शर्तों पर। लाखों करोड़ के हथियार खरीदते थे हम, जिनको हम अपने यहां बनाने की क्षमता डेवलप कर सकते थे। आप जानते हैं कि हथियार बनाने के लिए एक समय लगेगा, तुरंत नहीं कर सकते। आज हम 22,000 करोड़ से अधिक की राशि का हम हथियार बाहर बेच रहे हैं। और अभी हाल में एक जो क्वेड का शायद उसमें था, उसमें भारत के ब्रह्मोस से लेकर कितनी बड़ी मांग आई है मुझे बताने की जरूरत नहीं। कई सारी देशों ने जो एक एक करके लेना शुरू किया है। भारत ने तय किया कि नहीं, हम बेस्ट डिफेंस हथियार अपना देश में बनाएंगे। ये यात्रा। और आज दूसरी चीज बताऊं आपको मैं, कम चर्चा होती है। पंडित जी के ज़माने में उल्लेख है कि जब प्राइवेट सेक्टर या इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी तो उनका अपना इस पर अलग विचार था। इस पर उन्होंने बल्कि एम.जे. अकबर की किताब में कहीं वर्णन है कि एक बार जीआरडी से बात हो रही थी तो उन्होंने प्रॉफिट और इन सब चीज़ों को बड़ा ही जी निकृष्ट माना जी। तो उस वक्त के ये हालात थे। आज 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं देश में जी। 2014 में पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। और उसमें से यूनिकॉर्न कितने हैं जी। और हमारे अनेक यंग लड़के जिस तरह का आविष्कार कर रहा है, डीआरडीओ जो काम कर रहा है। डीआरडीओ को मैं सदस्य था, जब जाता था तो अधिकारियों से पूछता था। हमारे खंडूरी साहब बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे और बड़े वैल्यू बेस्ड पॉलिटिशियन थे, उनसे बहुत सीखा मैंने।
तो हमें ले जाते थे, मौका देते थे। तो मैं अधिकारियों से पूछता था, वो कहते थे भाई हमारी लिमिट ये है, हम 10 लाख 5 लाख का भी निर्णय नहीं ले सकते। आज मैं सुनता हूँ उन अधिकारियों को। अभी मैं एक उसमें गया था, एक इंडियन स्पेस से संबंधित एक सेंटर में, कहते हैं सब कोई मतलब पाबंदी नहीं है, प्रयोग करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, जो माहौल अभी है हमें कभी मिला नहीं। तो आज आप देख रहे हैं आपके बनाए हुए हथियार, ये पहलगाम के बाद जो आपके यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें बने हथियारों ने दुनिया को चौंकाया है। और उसके बाद आप रोज सुन रहे हैं कि नया थिएटर कमांड कैसे बनना है, नए नए ढंग के हथियार कैसे बने, और हमारे यंगस्टर्स बना रहे हैं। इवन सीडीएस नामक इंस्टीट्यूशन जो है, आप सोचिए कितने वर्षों से जो है सो बात चल रही थी। और दूसरा कि हम 14 आते आते तक कहाँ गए थे, नाइट विजन के ग्लासेज नहीं थे, जिसके कारण न जाने कितने हजार हमारे आर्मी के लोग नहीं रहे। आपको याद होगा, सीमा से गर्दन काट करके हमारे लोगों को लोग ले जाते थे। हमें ये पार्लियामेंट में किसी रक्षा बॉर्डरिंग रोड्स हम डर के मारे नहीं बनाते थे। मुझे लगता है कि बॉर्डर एरियाज में खास तौर पर सड़कें नहीं बनाई। बिल्कुल, पार्लियामेंट में बयान है कि रक्षा मंत्री का कि हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वही डिफेंस है हमारा। और 2014 के बाद बीआरओ ने जिस तरह से रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ ईस्ट में पुल्स जो बने हैं, एक एक पुराने जो उस वक्त के सोचे गए थे, नॉर्थ ईस्ट का किस ढंग से कायाकल्प हुआ है, वो तो छोड़ दें सारी चीजों को। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक किसी ने मुल्क में सपना नहीं देखा कि 100 वर्षों बाद ये देश कहां खड़ा होना चाहिए। आप बताएं किसी का नाम मुझे। हाँ, कोई जबकि बगल में चीन ने 48 में तय कर लिया कि 100 वर्ष बाद हमें कहां जाना है। तो इस देश को 2047 में कहां पहुंचना है, ये मुकम्मल सपना भी 14 के बाद की देन है। ये फर्क करिए। एक आदमी जो देश के लिए सोचता है, जीता है, देश ही उसका 24 घंटे का बिजनेस है, ये विजन वही दे सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि देंग सियाओपिंग 78 ऑनवर्ड्स जब वो क्षितिज पर आए चीन के, उसमें दोबारा रिहेबिलिटेट होकर के, तो चीन को बदलने का, महाशक्ति बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो उस व्यक्ति को है। उनका बड़ा मशहूर फ्रेज था जब उन पर लोगों ने आरोप लगाया, कहा कि भाई आप कम्युनिज्म से डेविएट कर रहे हैं, आप तो मार्केट इकॉनमी की ओर जा रहे हैं। उस व्यक्ति का जवाब था, क्या था, ये हार्डली मैटर करता है कि कैट ब्लैक या वाइट है, अगर उसमें चूहा पकड़ने की क्षमता नहीं है, यानी इकॉनमी हमारी क्या है ये मैटर नहीं करता। अगर वो संपन्न नहीं बना सकती, देश को ताकतवर नहीं बना सकती, फिर कहा उस आदमी ने, हाइड योर पावर गेन योर स्ट्रेंथ। 14 के बाद तो देश उसी रास्ते पर चल रहा है ना ब्रिजेश जी। आपका बजट जितना था उससे 3 गुना है, टैक्स पेयर कितने बढ़ गए, मध्यम वर्ग का जन्म पहली बार 14 के बाद हो रहा है। टैक्स पेयर्स की संख्या देखिए, सी द फोरसाइट, करप्शन के बारे में जितनी कार्रवाई हुई, कितनी कंपनियां थी, सेल कंपनियां 3 लाख से अधिक, कितने डायरेक्टर्स होते थे, और उनके पैसे किन किन बड़े संस्थानों में लगे हुए हैं। आप सुनेंगे तो हद दंग रह जाएंगे। भ्रष्टाचारियों के अंदर यह ताकत आ गई थी कि वो बड़ी मशहूर किताब है रितु सरीन की, उसमें फ्रॉम पनामा पेपर्स ऐसा, उसमें एक वर्णन है कि कलकत्ता का जो लाल बाग पुलिस कार्यालय है, जो अंग्रेजों के समाने सहाई कमिश्नर, और नक्सली मूवमेंट में वो बड़ा मशहूर हो गया था किन कारणों से, कि सेल कंपनी के लोग वहां का पता देते थे कि ये मेरा पता है। सी द करेज ऑफ दोज पीपल। पीएमएलए बनाने का काम, करप्शन पे कितना काम है कभी मैं उल्लेख कर दूंगा, इसमें है मेरे पास। एक टूथलेस कानून बना देने का कि करप्शन के बारे में, उसको 16 के बाद इस सरकार ने किया। बाहर पूंजी जमा की है तो आप पर क्या कार्रवाई होगी, वही सरकार ने किया। अनेक, तो ये एक फर्क जो है, ये बड़ा संकल्प और डिटर्मिनेशन से आता है। मुझे कई बार लगता है कि मैंने इतना साहस के साथ इतिहास में निर्णय कर लेना, आज अगर मुझसे आप पूछे तो मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, जिस व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक थ्रेट है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। करप्शन पे कार्रवाई करना और अंदरूनी इस तरह की ताकतों का जो जाल है, वो आप मुझे बेहतर जानते होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बाकी बाहरी ताकतों का जो भी है, फिर भी इस संयम, धैर्य और दूरदृष्टि से निर्णायक इतना डिसीजन लेना, ये कैसे संभव होता है? कई बार मैं सोचने की कोशिश करता हूं उनके बारे में।
तो मुझे एक बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज मिला उनको समझने का कि 1986 वगैरह में जब कहीं उनको मौका नहीं था कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनकी ताकत और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो मैं नेक्स्ट बातचीत में आपको निश्चित बताऊंगा। मैं जो है एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इंटरनेशनल एस्पेक्ट की बात की जी, कि किस तरीके से दुनिया में आपने चाइना का एग्जाम्पल दिया। हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, चूँकि देखिए जब नेहरू की बात करते हैं या फिर जब नेहरू का सिलेक्शन एक तरह से किया महात्मा गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर, सिलेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई और निर्वाचन नहीं हुआ था, तो जो सिलेक्शन हुआ था उसका प्राइमरी कारण ये बताया गया कि उस समय के जो तमाम नेता थे कांग्रेस के, उसमें सिर्फ नेहरू ऐसे थे जिनके पास एक विश्व दृष्टि थी, दुनिया के ज़्यादातर देशों में घूमे हुए थे, और यही नहीं, जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो खुद ही विदेश मंत्री भी रहे पूरे दौर में। जो इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग उस ज़माने में थी, जबकि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहे थे, हम उसके लीडर बने हुए थे। यही नहीं, जो है हम जब पंचशील की बातें कर रहे थे, जब हम कोऑपरेशन की बात कर रहे थे, बात अलग है कि हमें बड़ा, जब हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, उसी समय चीन ने हमें इतना बुरी तरीके से हराया, इतना हमारे पीठ में खंजर घोंपा, यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही थी, वो हम चीन को अपनी सदा सहायता में ऑफर कर बैठे, और जिसका परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। तो अगर जो है दुनिया की जो हार्श रियलिटीज़ है, अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की, अगर उस नज़रिए पर देखना हो कि नेहरू बनाम मोदी, तो उसमें इन दोनों की पॉलिटिक्स को, जो अगर ग्लोबल रिलेशंस की बात करें, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, उसमें आप कैसे कंपेयर करेंगे? मैंने पंडित जी के कार्यकाल की बात करते हुए मैंने कुछ चीज़ों को कोट किया, फिर मैं उनको बहुत छोटे में दोहराना चाहूँगा। उनके बेस्ट बायोग्राफर में जो माने जाते हैं क्रॉकर, उन्होंने क्या लिखा, बिल्कुल, कि उनके कार्यकाल में कितने युद्ध हुए, कितनी भारत की ज़मीन गंवानी पड़ी, और भारत की प्रतिष्ठा न एशिया में थी न अफ्रीका, यूरोप और उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि पंडित जी एक आदर्शवाद, एक कल्पना लोक, एक जो उनकी परवरिश इस परिवेश में हुई थी, बड़ी हाई थिंकिंग के व्यक्ति हो सकते हैं और रहे हैं, जो उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े, पर उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई संबंध नहीं था, रियलिज्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और ग्राउंड पॉलिटी रियलिज्म तो वही चेंज कर सकता है, कोई बिस्मार्क, कोई पटेल। उस परंपरा से मोदी जी ने समझा कि ये नारा था इस युग का, भारत का हित पहले। हम कोरे आदर्शवाद के लिए नहीं गए, भारत के हित, यही आदर्श है भाई, आपको देश बचाने का दायित्व जनता ने सौंपा है, तो आप फक्र से कह सके। अब आप गौर करते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अपने को मानता है, उनके हाल में विदेश मंत्री आए थे, वो कहते हैं कि हम अपने हित की बात करते हैं। उसी मंच से हमारा विदेश मंत्री कहता है कि पहले हमारा हित तब आप, जो हम पहले नहीं सोचते थे, न करते थे। 14 के पहले क्या होता था, आपके सीमा पर हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बात कर रहे थे, और आपके बॉर्डर पे आपके सैनिकों का गला काटा गया था या मार डाले गए थे, वो बात छुपाई गई देश से। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम याद रखें। 58 में जब कोरिया का क्राइसिस हुआ, हम यूएन से लेकर दुनिया में घूमते रहे, कहीं हमें वाहवाही नहीं मिली आलोचना के। इवन कश्मीर में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, जब हम कश्मीर को हम ले गए, वहां लेके गए, तो शायद पंडित जी के अंदर रहा होगा कि ये हम उच्च आदर्श की बात करें तो दुनिया हमारे साथ हो जाएगी। इतिहास ऐसा नहीं कहता। अगर इतिहास की गहरी समझ है आपको, तो ये नहीं होता। ये हमारे गांधी जी जानते थे, सरदार ने तो चेताया भी था, पटेल ने 50 में चेताया था। उसके अलावा अनेक और लोगों ने समय से, पर हमारे मिलिट्री के टॉप लोगों ने उस वक्त ये कहा था। आज हमारी विदेश नीति क्या बात करती है, आप जरा तुलना करिएगा। हमारे अरब देश सबसे विश्वस्त साथी हैं आज, इजराइल विश्वस्त साथियों में। हम बराबरी के हक से, आज ही मैं खबर आपके यहां बैठे हुए देख रहा हूं कि पुतिन ने कैसे भारत की प्रशंसा की है। और अमेरिका के विदेश मंत्री, अभी सिंगापुर में क्वेट की बैठक थी ना, भारत के प्रशंसा में क्या कसीदे गाढ़े, कैसे अपने बूते आगे बढ़ रहा है, अपना कैसे प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। आप चीन से इक्वल फुटिंग पर बात कर रहे हैं। आपने देखा चीन के साथ 2-2 प्रकरणों में, फिर हमने वो भी बताया आपको किस तरह से 5G से लेकर सब में अपनी शर्तों से। पर हाँ, एक चीज मैं कहूंगा ब्रिजेश जी की,
इन चीज़ों के निर्माण में समय लगता है। भारत जिस रास्ते पर आज मोदी जी लाए हैं, अगर 47 तक इसी तरह चलता रहा तो डेमोक्रेटिकली दुनिया में सबसे विकसित देश होने का एक नया अध्याय लिख जाएगा हजारों वर्ष के लिए। एक और चीज बता रहा हूं, जब मैंने कहा आपको कि सपना हमें आया कि हमें 47 तक विकसित बनना है, ये 77 से जब आसपास के देश और चीन वगैरह बदलना शुरू हो गए, तो उस वक्त मैं पत्रकारिता शुरू किया था 80 में, बम्बई धर्मिक में काम करने गया। तो किताब मैंने पढ़ी एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक। उन्होंने बताया दुनिया किस तेज़ी से बदलने जा रही है और उसमें किस तरह के हालात होंगे। तब मुझे वो काल्पनिक लगती थी, क्योंकि मैं तो गांव से गया हुआ आदमी था, 4 दिन बम्बई जाने में लगता था और जो मुसीबतें थी वो लगता। उस व्यक्ति की ये डिमांड हुई अपने समय के सबसे अधिक विजन और फोरसाइट के रूप में देखने वाले व्यक्ति के रूप में, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर दुनिया का मार्garet थैचर से लेकर शायद वही थी, हर स्टेट्समैन उस व्यक्ति से इनवाइट करके बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंदिरा जी ने भी उनसे बुलाकर बातचीत की थी। पर दुनिया के अन्य देशों ने उस अनुरूप अपने को बनाना शुरू किया और देंग सियाओपिंग ने तब ये सपना देखा। और देंग सियाओपिंग की सीख क्या है सबसे बड़ी? आप जानते हैं कि तब तक जापान और चीन के बीच बड़ा खराब रिश्ते थे जी। सेकंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि थी। और दोनों एक दूसरे के बार बार चीन कहता था कि पहले उनकी हमारे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ माफी मांगे, ये करें। देंग ने सबसे पहला काम किया जब ये तय किया कि हमको चीन को बदलना है, नई नीति लिखनी है, हमें दुनिया का वर्ल्ड पावर बनना है, तो वो कहाँ गए? वो गए आपके जापान, अपने दुश्मन देश में, और जापान के राजा से मिलकर कहा, एक तो मैं हाइट में बड़ा छोटा हूँ, वो मुझसे भी छोटे थे, झुककर कहा, लोगों ने लिखा है पत्र उसमें कि जापान के राजा लंबे थे, वो लगा कि उनके घुटने के आसपास पहुँच गए, कहा कि लेट अस फॉरगेट द हिस्ट्री। अब चीन अपने को बदलना चाहता है, हमें जापान की मदद चाहिए। शायद 100 बिलियन येन की पहली मदद वहीं से लाई। फिर वो किससे मिले? वहाँ के जितने टॉप जो वो थे, बड़ी कंपनियाँ थी, टोयोटा से लेकर बाकी जो कॉर्पोरेशन, उसके सीईओ से मिले। और पहला लौट करके चीन में जो वो फ्री जोन का वो बनाया, जो वहाँ पर है आपके, मैं वहाँ गया हूँ, शेंजन, जो आप हांगकांग से जाते हैं, और उस मैन्युफैक्चरिंग ने वहाँ का इतिहास बदल दिया। हमारे आसपास के लोग देश में 89 के बाद या 77 के बाद जो लीडरशिप थी, वो क्या इसको समझ नहीं सके? क्या वो सपना तब भी नहीं देख सकते कि 47 तक हमें कहाँ पहुँचना है और हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है? और उसी नेहरूवियन इकोनॉमी मॉडल की देन थी 90 का क्राइसिस। हम बैंकरप्ट हो गए थे ब्रजेश जी, और वही नहीं हुए थे, 12-13 आते हुए फ्रेजाइल 5 में थे, जब एक पत्रकार के तौर पे मैं भारत का भविष्य, जो राजनीति हम लोगों के लिए बचपन से पैशन बनी, उसमें देख रहा था कि बचेगा या बिखरेगा। मैंने अपने लेख का पुराना हवाला दिया उस किताब का। वही देश आज यहाँ खड़ा है कि इस देश में, जो आपने पूछा था मूल सवाल विदेश पर, तो मल्टीलेटरल फोरम्स का आयोजन होता है, दुनिया के विदेश बड़े बड़े आयोजन होते हैं जहाँ तय होता है भारत क्या कह रहा है। हम लोग जाते हैं इंटरनेशनल फोरम पर, भारत का महत्व क्या है वो पूछा जा रहा है, भारत किस रूप में सोचता है, ये दुनिया के देश जानने को उत्सुक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के विदेश मंत्रियों का बयान उठाकर आप पढ़ लीजिए। ब्रॉडली ये फर्क आज और तब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जर्नी रही है, वह एडमिनिस्ट्रेशन में आने के पहले संगठन का काम उन्होंने किया, चाहे संघ में रहे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में। कैसे संगठन को ताकत देते हुए सरकार में वो आए, चूँकि बिना बड़े जनसमर्थन के आप बड़े कार्य नहीं कर सकते। इस पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।